मैं अजित कुमार स्वागत करते हैं सीनियर कोचिंग के F2 चैनल में। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का बायोलॉजी जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम लोग आज जानेंगे पोषण कितने प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाने थे, पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम क्या होता है, कितने प्रकार के, कौन कौन सी विधियां उसमें है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसे आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण जो है से दो प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वपोषण और परपोषी या विषम पोषण। स्वपोषण या और परपोषी या विषम पोषण, ये दो प्रकार के पोषण होते हैं। स्वपोषण, विषम पोषी या विषम पोषण। स्वपोषण को ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। स्वपोषण को ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है और परपोषण के हेटेरोट्रॉफिक कहा जाता है। हेटेरोट्रॉफिक कहा जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ऑटो, दूसरा है ट्रॉफिक, जिसमें ऑटो का अर्थ होता है स्वयं या स्वतः, स्व या स्वतः। ट्रॉफिक का अर्थ होता है पोषण, अर्थात हम कह सकते हैं जिसमें पोषण स्वतः संश्लेषित होते हैं, स्वतः संश्लेषित करते हैं, उसको हम स्वपोषण कह सकते हैं। इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं कि स्वपोषण होता क्या है। तो पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो इस प्रक्रिया को स्वपोषण कहा जाता है। जिससे प्रक्रिया द्वारा पोषण की वैसी विधि जिसमें पौधे अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं, तो उसे स्वपोषण कहा जाता है। इसके अंतर्गत पौधे आते हैं। पेड़ पौधे जो है अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं, इसीलिए इसे स्वपोषी कहा जाता है और इसे उत्पादक भी कहा जाता है। उत्पादक भी कहा जाता है क्योंकि यह जो है से जीवों के लिए ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, इसीलिए हरे पेड़ पौधे को उत्पादक कहा जाता है। दूसरा देखते हैं परपोषी। परपोषण में जैसे हेटेरोट्रॉफिक, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। हेटेरो का अर्थ होता है विषम, विषम मतलब दूसरा, विषम मतलब दूसरा, और ट्रॉफिक का मतलब होता है पोषण, अर्थात जिसमें पोषण दूसरे जीवों पर के द्वारा होता है, जिसमें पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, उसको हम विषम पोषण कर सकते हैं। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी माध्यम से दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, तो उसे विषम पोषण या परपोषी कहते हैं। तो समझ गए परिभाषा आप लोग। पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, तो उसे विषम पोषी या परपोषी कहते हैं। परपोषी के अंतर्गत सभी जंतु जितने भी पृथ्वी पर जंतु है वो सभी जो है विषम पोषी कहलाते हैं। और आहरित पौधे जो हरे नहीं होते, वैसे पौधे जो हरा नहीं होता है उसे आहरित पौधे कहते हैं। इसमें कुछ ऐसे पौधे हैं जो आहारित होते हैं, जो परपोषी कहलाता है। तो चलिए देखते हैं कि स्वपोषण होता कैसे है, कौन से प्रक्रिया द्वारा स्वपोषण होता है। हम जानने गए कि हरे पेड़ पौधे में स्वपोषण होता है, तो हरे पेड़ पौधे स्वपोषण कैसे करते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल जिसको हरित लवक कहा जाता है, क्लोरोफिल के द्वारा सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, अर्थात
पौधे जो है, पौधे सूरज की प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा, क्लोरोफिल पौधों की कोशिकाओं में संचित एक क्लोरोफिल होता है, हरित लवक होता है। तो हरित लवक जो है से सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जल, कार्बन डाइऑक्साइड जल को, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। किसको किसको संश्लेषित करते हैं? जल को और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सौर ऊर्जा के द्वारा क्लोरोफिल जो है से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में संश्लेषित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में संश्लेषित करते हैं। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं हम अभी देखें। प्रकाश संश्लेषण जब हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा सौर ऊर्जा ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, तो इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान क्या होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है क्या है? अकार्बनिक अणु, जटिल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल और सौर ऊर्जा के द्वारा सरल कार्बनिक अणु ग्लूकोज, सरल कार्बनिक अणु ग्लूकोज में विखंडित हो जाता है, ग्लूकोज में विखंडित हो जाता है और इससे O2 मुक्त होता है और जल का भी वाष्प के रूप में निष्कासन होता है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जटिल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के सौर ऊर्जा और क्लोरोफिल के द्वारा सरल कार्बनिक अणु कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में अपघटित हो जाता है और इसके दौरान O2 ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है और H2O जल भी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो इसे हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान ये चीज होता है। इस प्रक्रिया, ये समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण हम कह सकते हैं इसको। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। CO2 प्लस H2O प्लस यहाँ पे सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल के द्वारा निर्माण होगा C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल के द्वारा अपघटित होकर ग्लूकोज C6H12O6 और ग्लूकोज और ऑक्सीजन O2 और हाइड्रोजन जल H2O का निर्माण करते हैं। इसमें इधर वाले भाग जो भी क्रिया भाग ले रही है अपघटक कहलाते हैं, अपघटक, और ये उत्पाद कहलाते हैं। तो हम लोग देखते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से अपघटक होते हैं और कौन कौन से उत्पादक होते हैं, और वो पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो पौधे जो होते हैं अपघटक के रूप में, मुख्य रूप से अपघटक के रूप में CO2 पहला इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। CO2 जो है पौधे वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों द्वारा ग्रहण करते हैं। पौधे वायुमंडल से पत्तियों के रंध्र द्वारा CO2 ग्रहण करते हैं। पौधे CO2 कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो वायुमंडल से। किसके माध्यम से? पत्तियों में रंध्रों के द्वारा ग्रहण करते हैं। दूसरा है H2O जल, H2O जल। यह पौधे जो है मिट्टी से जड़ों के द्वारा ग्रहण करते हैं, जड़ों के मूल
रोम के द्वारा जल को ग्रहण करते हैं और ऊपरी दिशा में सभी भागों में इसको फैलाने का कार्य करता है। अगला है सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा पौधे जो है सूरज के प्रकाश से प्राप्त करते हैं। सौर ऊर्जा पौधे सूरज के प्रकाश से प्राप्त करते हैं। इसके बाद है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पौधों के कोशिकाओं में ही संचित होता है। पौधों के कोशिकाओं में संचित होता है क्लोरोफिल। अब चूंकि यहाँ पे हम देखें कि पौधे वायुमंडल से जो है से पत्तियों जो है से पत्तियों के द्वारा रंध्रों द्वारा जो है से वायु ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं पत्तियां। इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक माना जाता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने वाला भाग होता है वो होता है पत्ती। वो क्या होता है? पत्तियां। पौधे को पत्ता, जिसको हम लोग पत्ता के नाम से जानते हैं, वो जो है से प्रकाश संश्लेषक अंग कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण अंग किसको कहते हैं? पत्तियों को कहते हैं। और एक प्रकाश संश्लेषी इकाई होता है। प्रकाश संश्लेषी इकाई जो क्लोरोफिल को कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल को कहा जाता है। अब जरा सा देखते हैं इसको किस प्रकार से ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण किस प्रकार से करते हैं? सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण में जो होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो पौधों की कोशिकाओं में संचित होता है वो सौर ऊर्जा का अवशोषण करता है। सूरज के प्रकाश से ये पौधों की कोशिकाओं में जो क्लोरोफिल होता है वो सौर ऊर्जा के रूप में उसको अवशोषित करता है। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। फिर उसके बाद सौर ऊर्जा का जो रूपांतरण होगा वो रासायनिक ऊर्जा में होता है एवं जल के अणुओं का अपघटन कर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है। जब इसमें रासायनिक ऊर्जा परिवर्तन होगा तो जल के जो अणु होते हैं, जल का जो अणु होते हैं, इसे अपघटित करके ऑक्सीजन को अलग और हाइड्रोजन को अलग कर देता, जल को अलग कर देता है। यानी कि इसे जो उत्पाद के रूप में बनते हैं वो ऑक्सीजन का निर्माण होता है और CO2 को अपघटित करते हैं। तो क्या होता है? सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है एवं जल के अणुओं का अपघटन जो है से हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में होता है। तो क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जल का अपघटन किस रूप में होता है? जल का अपघटन किस रूप में होता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में होता है। जल का अपघटन किस रूप में होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जल का अपघटन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कार्बोहाइड्रेट में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट में होता है, जो प्रकाश संश्लेषण अप्रकाशीय अभिक्रिया है। यानी कि कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का अप्रकाशीय अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया है? अप्रकाशीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अप्रकाशीय अभिक्रिया होता है। ठीक है। तो पौधों के लिए आवश्यक जो संग्रह भोजन होता है वह स्टार्च के रूप में पौधों की कोशिकाओं में ही जमा हो जाता है। भोजन का संग्रह जो होता है कोशिकाओं में जमा हो जाता है। कहाँ जमा होता है? कोशिकाओं में। स्टार्च के रूप में। किस रूप में? पौधों में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। अब हम देखते हैं इसके बाद परपोषण। अभी तक हम लोगों ने देखा पौधों में किस प्रकार के श्वसन होता है, किस प्रकार से भोजन वो खुद संश्लेषित करते हैं। तो अब देखते हैं परपोषण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो परपोषण 3 प्रकार का होता है। परपोषण 3 प्रकार का होता है। मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी सम पोषण। मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी सम पोषण। मृत जीवी पोषण, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव मृत जैव कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। एक बार फिर से समझते हैं।
पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत जैव कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं उसे परजीवी पोषण कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मृत जीव जंतुओं के अवशेष से प्राप्त करते हैं उसे हम मृत जीवी पोषण कहते हैं। मृत जीवी पोषण को अपघटक कहा जाता है। मृत जीवी पोषण करने वाले जो जीव होते हैं उसे अपघटक कहा जाता है। अपघटक क्योंकि यह जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में अपघटित करते हैं, इसीलिए उसे अपघटक कहा जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं इधर उधर जाते हैं तो कोई जानवर मरा पड़ा हुआ है तो वो धीरे धीरे कुछ दिन के बाद उसको देखते देखते कुछ दिन में जो है से वो पूरी तरह से मिट्टी में विलीन हो जाते हैं और वहां पे जो है से कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो उसको क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। यानी कि बड़ा से शरीर को एक छोटा से अणु में मिला देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, तो इसे अपघटक का कार्य करते हैं, वो अपघटित तो हो जाता है। इसमें अनेक प्रकार के कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि आते हैं। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, बहुत सारे कवक इत्यादि जो है से मृत जीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं। अगला है परजीवी पोषण। परजीवी, पर मतलब दूसरा और जीव मतलब जीव, यानी कि दूसरे जीवों के साथ अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर जो पोषण प्राप्त करते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे की सहायता में रहते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं एक छोटा सा जानवर पर जो छोटे छोटे होता है जिसको चमोकन या कहते हैं, हम लोगों को शरीर में भी होता है, बाल में जो होता है जू होता है, वो दूसरे जीवों पर आधारित है। और हमारे पेट के अंदर बहुत से ऐसे परजीवी हैं जो हमारे अंदर है और वो अपना पोषण ग्रहण कर रहे हैं, तो इसे हम परजीवी के नाम से जानते हैं, परजीवी पोषण के नाम से जानते हैं। परजीवी पोषण जो होते हैं अस्थायी रूप से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो हमारे पास है और हम इसे भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो परजीवी जिससे भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि परजीवी जिस जीव से भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं। वो पोषण करता है, क्या करता है, यानी कि हमारे ऊपर जो जीव है, हमारे अंदर जो जीव है वो हमसे भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो वो जीव के लिए हम पोषण बन गए, पोषी है, वो पोषी कहलाते हैं। ये इसमें आते हैं प्राणी समपोषी, और इसमें जो है से भोजन के लिए कहलाता है जो हो गया जीवाणु, अमरबेल का पौधा, मलेरिया का परजीवी, प्लाज्मोडियम इत्यादि जो है से परजीवी होते हैं। बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो हमारे अंदर हैं और वो हमसे भोजन प्राप्त कर रहे हैं और वो हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हमसे पोषण प्राप्त कर रहे हैं और हमको रोग उत्पन्न कर रहे हैं, रोग उत्पन्न दे रहे हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, तो उसे रोगाणु जीव कहते हैं। रोगाणु परजीवी के नाम से जाना जाता है। जो रोग उत्पन्न करता है उसे रोगाणु परजीवी के नाम से जाना जाता है। जैसे प्लाज्मोडियम, लेशमीनिया इत्यादि। ये हमारे यहाँ पे ये भी मलेरिया परजीवी जो है, मलेरिया हमारे अंदर रहता है और वो जो है से हमारे रोग से ग्रसित कर देता है, मलेरिया रोग से ग्रसित कर देता है, तो ये हमारे लिए घातक होता है, ये रोगाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रोगाणु। अगला है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण पोषण की वैसी विधि जिसमें ठोस या तरल के रूप में जीव जो है से पोषक भोजन को ग्रहण करते हैं, ठोस या तरल के रूप में पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, तो इसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि आते हैं। जो भी जीव ठोस या तरल के रूप में जो भोजन ग्रहण करते हैं उसे हम जो है से प्राणी संपोषी कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा क्या होता है पोषण के प्रकार, पोषण में कौन कौन से प्रकार है, कौन कौन से विधियां हैं। तो पोषण के दो प्रकार, स्वपोषण और विषम पोषण। हर एक पोषण के अंदर पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में CO2, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल की सहायता से वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और O2 ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं और जल को वाष्प के रूप में
मुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में CO2 पौधे वायुमंडल से पत्तियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, रंध्रों द्वारा ग्रहण करते हैं। इसे पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहा जाता है। और H2O मिट्टी से जड़ों के द्वारा मूलरोम से पौधों जो है से जल को ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं। और क्लोरोफिल पौधों की कोशिकाओं में संचित होता है। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। उत्पादक के रूप में बनता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है जो पौधों के ऊर्जा का उत्पादन करता है, ऊर्जा के कार्य को करता है, अपचायी क्रियाओं में सहायक होता है। ये पौधों के विभिन्न भागों में स्टार्च के रूप में जमा होता है, स्टार्च के रूप में जमा होता है। अगला हम लोग देखिए O2 जो है वायुमंडल में मुक्त होता है और उसके बाद H2O वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता है। इसके बाद हम लोग देखें परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में आता है मृत जीवी पोषण, जो मृत जैव कार्बनिक अणुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। अपघटन का कार्य करता है क्योंकि एक जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में विघटित करता है, इसीलिए इसे अपघटन कहा जाता है। उसके बाद ये जो है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में अस्थायी या अस्थायी रूप से दूसरे जीवों पर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं तो इसे परजीवी पोषण कहते हैं। और मृत प्राणी संपोषण, जो जीव ठोस या तरल के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, पोषण ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहा जाता है, जैसे अमीबा, मेढक आदि। तो आगे हम देखते हैं जंतुओं में पोषण कैसे होता है। जंतु जो होते हैं पोषण कैसे करते हैं। ऐसे जंतु जो है पूर्ण रूप से भोजन के लिए, पोषण के लिए दूसरे जीवों पर ही निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों पर ही निर्भर रहते हैं। इसके आधार पर परजीवी, मृत जीवी एवं प्राणी संपोषण हो सकता है। तो विभिन्न प्रकार के जीवों में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है। तो विभिन्न प्रकार के जीव प्राणी संपोषी जंतुओं में भोजन का भिन्न भिन्न प्रकार होता है। तो हम देखते हैं एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो एक कोशिकीय जीवों में सबसे पहले कैसे पोषण होता है, पोषण की प्रक्रिया एक कोशिकीय जीवों में कैसे होता है। तो जीवों में एक कोशिकीय जीवों में पोषण शरीर की सतह, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उसका पोषण जो होता है शरीर की सतह द्वारा विसरण की प्रक्रिया से होता है। एक कोशिकीय जीवों में पोषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। किसके माध्यम से, शरीर की सतह के द्वारा विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। अब एक अमीबा लेते हैं, एक कोशिकीय जीव है, ये एक कोशिकीय जीव है, छोटा सा एक कोशिकीय जीव होता है। ये जो होता है से एक सरल प्राणी संपोषी जीव होता है। अमीबा सरल प्राणी संपोषी जीव होता है। यह जो मृदु जलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी होता है। अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है जो मृदु जलीय यानी कि मृदु जल में रहता है और एक कोशिकीय होता है और इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है। इसके कुटपादों के बढ़ने घटने के कारण इसका आकार निश्चित नहीं होता है, इसीलिए इसे यह अनिश्चित आकार का होता है। इसका जो भोजन अमीबा जो भोजन करता है वो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, शैवाल के टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम इत्यादि होता है एवं अन्य छोटे छोटे कोशिकीय जीव भी होते हैं। तो इसका भोजन जो है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम इत्यादि है। इसमें जो पोषण की प्रक्रिया होता है, अमीबा में जो पोषण की प्रक्रिया होता है ये 3 प्रक्रिया के द्वारा होता है। 3 प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है जिसमें अंतःग्रहण, पाचन और बहिष्करण, ये तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा अमीबा में पोषण पूर्ण होता है। तो देखते हैं अमीबा में पोषण कैसे किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। मान लिया जाए ये एक अमीबा है, ये एक अनिश्चित आकार का अमीबा है और इसके समीप एक किसी प्रकार का छोटा शैवाल का एक छोटा टुकड़ा है। तो ये जो बाहरी भाग इसका होता है, ये बाहरी भाग इसे कुटपाद कहा जाता है। तो जब भोजन के समीप अमीबा होता है तो ये अपने कुटपादों को तेजी से वृद्धि करता है। तेजी से वृद्धि करने के बाद ये इसको पूरी तरीके से भोजन को पूरी तरह से क्या करता है, घेर लेता है। पूरी तरीके से भोजन को घेर लेता है और भोजन के साथ साथ जल भी होता है जिसे और भोजन के रसधानी का निर्माण करता है। ये भोजन के रसधानी का निर्माण करता है, कुटपादों के द्वारा गोले से घेर लेता है और उसको भोजन में जो रस होता है, उसके जल होता है, उसके दोनों मिलाकर वो भोजन राजधानी का निर्माण करता है। भोजन राजधानी जो होता है एंजाइम्स के द्वारा भोजन राजधानी में एंजाइम्स जो होते हैं उसको पाचित कर देते हैं। क्या करते हैं, पाचित कर देते हैं। और पाचित करने के बाद वह जो है से कोशिका द्रव्य में पहुंचता है। यानी कि
ये पाचित होने के बाद भोजन यहाँ पे पाचित होता है और फिर धीरे धीरे विचरण प्रक्रिया से पूरे शरीर में जो है से इसका भोजन का होता है पहुंच जाता है। इसके बाद कुछ कुछ अवशेष बच जाता है। अवशेष बच जाता है तो वह किसी भी सतह के किसी भी क्षेत्र से कहीं से भी वो एक छिद्र के माध्यम से जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है उसे बाहर निकाल देता है। इस प्रकार अमीबा जो है से भोजन का पूर्ण करता है। इसी प्रकार एक पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव होता है। एक पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय जीव होता है। इसमें भी मृदु जलीय जीव होता है, मृदु जलीय होता है और इसमें भी भोजन की प्रक्रिया इसी प्रकार से होता है, विचरण प्रक्रिया द्वारा ही होता है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक, आज का क्लास समाप्त होता है। अगर जो आज का क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो का शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। इसके लिए बेल आइकन को भी दबाइएगा। धन्यवाद।